हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मगध प्रकाशन। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है। अगर आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मॉडल सेट 6 के 150 प्रश्नों के बारे में। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है, निम्न में से कौन सा संक्षिप्त रूप रिप का विस्तारित रूप से जो भारत संविधान पाठ में उपयोग किया जाता है, जैसे रिपब्लिक, रिप्रेजेंटेटिव, रिप्लीड एंड रिपोर्ट। ठीक है, ये 4 है। तो इसमें से कौन सा वो रिप का विस्तारित रूप है जो कि भारत के संविधान के पाठ में उपयोग किया जाता है? तो मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है इसका वो है रिपील्ड। ठीक है, यानी कि इसका अर्थ है कि किसी भी कानून को औपचारिक रूप से रद्द करना। ठीक है, और कानून को औपचारिक रूप से रद्द करना होता है तो भारतीय संविधान में उस स्थिति को, जो इस स्थिति में जो भारतीय संविधान में जो कानूनी औपचारिक रूप से रद्द कर दिया जाता है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, उस स्थिति में रिप्लीट कहते हैं। ठीक है, जो कि इस शब्द का उपयोग किया जाता है इसमें। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से किस वर्ष में बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया था? तो पारित किया गया था 1960 में। यानी कि बम्बई यानी बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम जो था 1960 ईस्वी में पारित किया गया था और संविधान के अनुच्छेद 371(2) को दिनांक 1 मई, ठीक है, 1 मई 1960, ठीक है, में महाराष्ट्र और गुजरात, कहाँ? महाराष्ट्र और गुजरात, महाराष्ट्र और गुजरात के राज्यों पर लागू किया गया था। और महाराष्ट्र और गुजरात के गठन के भाषा पर ये आधार किया गया था। अगला प्रश्न है, पाणिनि ने निम्न में से कौन सी प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी? तो उन्होंने लिखी थी अष्टाध्यायी। ठीक है, यानी कि पाणिनि ने 700 ईस्वी में, ठीक है, संस्कृत भाषा में सबसे व्याकरण हुए थे और इनका जन्म तत्कालीन उत्तर पश्चिम भारत के गंधार में हुआ था और इनके व्याकरण का नाम था अष्टाध्यायी। ठीक है, जिसमें 8 अध्याय और लगभग 4000 सूत्र थे। ठीक है, इसमें क्या थे? 8 अध्याय। ठीक है, 8 अध्याय थे और 4000 सूत्र थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से किस सिख गुरु, ठीक है, निम्न में से किस सिख गुरु ने तरन तारण साहिबा की स्थापना की थी? तो इसकी स्थापना जो है वो गुरु अर्जुन देव, यानी कि तरन तारण साहिबा की स्थापना 5वें सिख गुरु, ठीक है, ये 5वें सिख के गुरु थे, 5वें, जिन्होंने सिख गुरु अर्जुन देव जी जो थे 5वें सिख गुरु थे और इन्होंने 1563 ईस्वी से 1606, ठीक है, इन्होंने जो है 1563 ईस्वी से लेकर 1606 तक में इसकी स्थापना किए थे। और तरन तारण साहिबा जो थे 1746 से 1810 तक टिल्लो कबीले के एक शक्तिशाली सिख परिवार द्वारा जो थे वो शासित भंगी सिख राजवंश का हिस्सा था। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत में कृषि लागत के संदर्भ में एमएसपी क्या है? एमएसपी क्या है? तो वो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी एमएसपी है। और न्यूनतम समर्थन मूल्य का न्यूनतम मूल्य होता है जिस पर सरकार किसानों के फसलों को खरीदता है और सरकार किसान के खरीदी जाने वाली फसल को उसे एमपीएस में नीचे भुगतान नहीं करेगी। और भारत में 1966 से 1967 में गेहूं के लिए न्यूनतम समर्थन एमएसपी की घोषणा की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, कर्नाटक के निम्न में से किस जिले में विरूपाक्ष मंदिर स्थित है? ठीक है, विरूपाक्ष मंदिर स्थित है, तो स्थित है बल्लीलाडी। ठीक है, अगला प्रश्न है, कनाडा में पहले राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन निम्न में से किस वर्ष हुआ था? तो इसमें इसका आयोजन जो है वो हुआ था 1930 ईस्वी में, यानी कि पहला राष्ट्रमंडल खेल कनाडा के शहर में हैमिल्टन, ठीक है, में 1930 ईस्वी में हुआ था और इसमें 11 देश के लगभग 400 खिलाड़ी, इस खेल में जो है 11 देश के लगभग 400
खिलाड़ी, 11 देश के 400 खिलाड़ी, ठीक है, ने भाग लिया था। और तब से हर 4 साल पर इसका आयोजन किया जाता है और इसका मुख्यालय जो है वो कहाँ, लंदन में है। अगला प्रश्न है, फ्लोट महोत्सव में मनाए जाने वाले प्रमुख महोत्सव में से एक है, तो वो है मदुरै, ठीक है। यानी कि एक ऐसा फ्लोट फेस्टिवल को प्रारंभिक रूप से थेपोत्सव के रूप में जाना जाता है और यह एक हिंदू धार्मिक त्यौहार है जो मुख्य रूप से मदुरै में मनाया जाता है और यह जनवरी माह में शुरू होता है और 1 महीने तक चलते रहता है। अगला प्रश्न हमारा है, वर्किंग विद द कॉमरेड्स, ठीक है, वर्किंग विद द कॉमरेड्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक है अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय, यानी मैं आपको बता दूं कि अरुंधति रॉय द्वारा लिखित पुस्तक वर्किंग विद द कॉमरेड्स बस्तर के हालात पर लिखी गई एक, जो कि 2011 में छपी थी। और अरुंधति राय अंग्रेजी के सुप्रसिद्ध लेखिका और समाजसेवी भी हैं और नर्मदा बचाओ आंदोलन में भी सक्रिय हैं। और 1997 ईस्वी में इन्होंने द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ठीक है, पुस्तक के लिए भी पुरस्कार प्राप्त हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में जय हिंद सेतु कहाँ अवस्थित है? तो भारत में जय हिंद वो है कोलकाता, यानी कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सुभाष चंद्र बोस के 125वें जयंती के उपलक्ष्य में कोलकाता में नवनिर्मित माझेराहट ब्रिज का नाम जय हिंद सेतु रखने की घोषणा की और यह 650 मीटर लंबा और 22 मीटर चौड़ा और 4 लेन का ब्रिज है और यह महानगर में दक्षिण 24 परगना जिले में से जोड़ती है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले महानिदेशक कौन थे? तो इसके महानिदेशक जो थे वो थे अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है, कनिंघम। अगला प्रश्न हमारा है, हिमालय की निम्न में से कौन सी चोटी नेपाल में स्थित नहीं है? तो जो नेपाल में स्थित नहीं वो है कामत, यानी कि कामत जो है वो 25,446 फीट, ये जो चोटी है वो 25,446 फीट ऊंचा उत्तराखंड राज्य में चमोली जिले में है और तिब्बत की सीमा निकट स्थित पर्वत है। और इसी तरह से जो है वो सभी कहीं से ना कहीं से जो जुड़ता है, तो ये कामत चोटी जो है वो इतना फीट ऊंचा है, 25,446 फीट। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली भारत की पहली महिला है? तो जो पहली महिला है वो है तन्वी शाह, यानी कि ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला तन्वी शाह है और इन्होंने वर्ष 2010 में स्लमडॉग मिलियनेयर फिल्म में जय हो गीत में स्पेनिश संस्करण के लिए यह पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। अगला है, प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया की रचना किसने की? तो इसकी रचना जो है वो दीनबंधु मित्र ने की थी। यानी प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण इंडिगो नील की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया है और इसकी रचना जो है नील दर्पण इसकी रचना जो है 1856 ईस्वी में, ठीक है, दीनबंधु मित्र के द्वारा ने हुआ था और यह नाटक बंगाली रंगमंच के विकास के अग्रदूत बना और वर्ष 1872 में कोलकाता नेशनल थिएटर में खेला गया। अगला प्रश्न है, 1760 ईस्वी में, ठीक है, 1760 ईस्वी का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? तो जो है वो लड़ा गया था फ्रांसीसी के द्वारा। यानी मैं आपको बता दूं कि 1760 ईस्वी में वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों के फ्रांसीसियों के बीच चला और सप्तवर्षीय युद्ध का हिस्सा था और इसमें फ्रांसीसी सेना ने की हार भी हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचक मंडल का आरंभ किया? तो जो इसका आरंभ किया वो है भारतीय परिषद अधिनियम 1909, यानी कि भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में
को मिंटो मॉडल सुधार भी कहा जाता है और इस अधिनियम के अंतर्गत मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार तथा पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की स्थापना की गई। अगला है वर्ष 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था। तो कोल विद्रोह जो है वो किस क्षेत्र में हुआ था, मैं आपको बता दूं कि ये हुआ था सिंहभूम, ठीक है, सिंहभूम। यानी कि बुद्धो भगत के नेतृत्व में 1831 ईस्वी में कोल विद्रोह सिंहभूम यानी कि पलामू, हजारीबाग तथा मानभूम के अन्य क्षेत्रों में हुआ था। और यह विद्रोह जो है छोटा नागपुर के क्षेत्रों में कोलों ने तब किया जब उनकी भूमि को उनके मुखिया से लेकर गैर आदिवासी लोगों जैसे कि जमींदार, महाजन, सूदखोर, मुस्लिम तथा सिख इस तरह के लोगों को दी जाने लगी थी। और इस विद्रोह का जो है वो बुद्धो भगत के साथ ओझा भगत तथा मदारा महतो ने भी किया था। अगला प्रश्न है, चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था। तो इसमें जो गांधी जी का जो है वो आचार्य कृपलानी यानी कि बिहार के चंपारण में इंडिगो के किसानों के दशा की ओर गांधी जी का ध्यान प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी के चंपारण निवासी राजकुमार शुक्ल ने आकर्षित किया था और इसके पश्चात ही 1917 में नृत्य में संपन्न हुआ था। और चंपारण के नील खेती का 3 गठिया प्रथा प्रचलित थी जिसमें 1 बीघा के 3 कट्ठा खेत नील की खेती आवश्यक थी और इसमें किसानों की स्थिति दयनीय हो गई। अगला है, प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी। तो उसकी प्रथम राजधानी गिरिब्रज थी, ठीक है, गिरिब्रज। यानी कि बौद्ध ग्रंथ के अकुंतर निकाय तथा जैन ग्रंथ के भागवती सूत्र में 6ठी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों में एक उल्लेख है जिसमें मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद तथा जिसकी राजधानी गिरिब्रज यानी राजगृह थी और इसका अभिवार्य उदय हैक वंश के शासक के साथ माना जाता है। मतलब इसका जो था वो बहुत ही विस्तार से हुआ था, जैसे कि उज्जैन के समय पाटलिपुत्र की स्थापना की गई, मगध की राजधानी बनाया गया। शिशुनाग वंश का समय वैशाली मगध की राजधानी थी। मतलब महाजनपद की राजधानी जो थी वो चंपा थी। और इसी तरह से प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी गिरिब्रज यानी कि राजगृह, ठीक है। मैं जो बता रही हूँ, जो समझाने की कोशिश कर रही हूँ, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। अगर कहीं भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए, मैं उसको सुधारने की कोशिश करूंगी। अगला है, स्वामी सहजानंद निम्न में से किसके संबंधित थे। तो स्वामी सहजानंद जो थे इनके बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। तो बिहार के किसान आंदोलन मतलब कि स्वामी सहजानंद 1929 ईस्वी में, ठीक है, 1929 ईस्वी में किसान सभा के में आयोजन किया था और इसी अवसर पर प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की गई थी और इसके प्रथम अध्यक्ष स्वामी सहजानंद और महामंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह चुने गए। और इसके नेतृत्व में अप्रैल 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का भी गठन किया गया और इसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद तथा महासचिव आंध्र प्रदेश के वरिष्ठ कांग्रेस नेता आचार्य NP रंगत चुने गए थे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया, ठीक है। तो इन्होंने जो है वो चंपारण यानी कि चंपारण आंदोलन भारत में महात्मा गांधी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था और जिसमें कि इन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था। और चंपारण सत्याग्रह वर्ष 1917 में, ठीक है, चंपारण सत्याग्रह, इसके बारे में हम लोग अपने 8 के हिस्ट्री के बुक में भी पढ़ चुके होंगे या 9th के, इसी तरह से में पढ़े होंगे हम लोग। तो उसमें और अच्छे से आप लोग एक बार उस बुक को पढ़िएगा तो और अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाएगा चंपारण सत्याग्रह और इन नील की खेती के बारे में जो भी है वो सब, ठीक है। तो चंपारण आंदोलन भारत के महात्मा गांधी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था और इसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का भी प्रयोग। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था और इस सत्याग्रह के माध्यम से नील की खेती का 3 गठिया पद्धति का उन्मूलन किया गया था और इसमें कृषि क्षेत्र में 20वें भाग पर 3 के 20वें भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था, यानी कि 1 बीघा में 3 कट्ठा नील की खेती होना आवश्यक था। अगर
इसमें महात्मा गांधी के साथ साथ राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर, महादेव देसाई, नरहरि पारिख, जेबी कृपलानी आदि इस तरह के बहुत सारे जो लोग थे सहयोगी थे। अगला है, निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जूते हुए खेतों के निशान मिले? तो जूते हुए खेतों का जो निशान मिले थे वो कालीबंगन, यानी कि प्राचीन हड़प्पन नगर कालीबंगन में जूते हुए खेतों का निशान साक्ष्य मिले और यह राजस्थान के गंगानगर जिले में स्थित है, जिसकी खुदाई सर्वप्रथम एक घोष ने वर्ष 1953 में की थी। और यहाँ के प्राप्त अन्य अवशेषों से बेलनकार मुहरे, हवन कुंड या अग्निकुंड, अलंकृत ईंटों की निर्मित चबूतरे आदि इस तरह से बहुत कुछ जो थे वो मिले। अगला प्रश्न हमारा है, त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये जो है वो संबंधित है जैन धर्म से, यानी कि त्रिरत्न और जैसे सम्यक ज्ञान यानी सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया जैन धर्म से संबंधित है। और महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर एवं जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। और महावीर जैन का जन्म 540 ईस्वी में वैशाली के निकट कुंड ग्राम में हुआ था और महावीर के निगंड नाथ पुत्र भी कहा जाता है। प्रथम जैन संगीति 300 ईस्वी में पूर्व में हुई थी, जिसमें जैन धर्म श्वेतांबर तथा दिगंबर दो भागों में बांटा गया। इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की? तो जो कश्मीर में आयोजित की वो है कनिष्क, यानी चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में कनिष्क यानी कुषाण वंश के समय ईसाई की प्रथम सदी में आयोजित की गई थी। और यह आयोजन जो है कश्मीर के कुंडल वन में किया गया था और इसके अध्यक्ष वसुमित्र तथा उपाध्यक्ष अयश्व घोष थे। और इस संगीति में बौद्ध धर्म के दो संप्रदाय यानी कि हनियान तथा महायान में विभाजित हो गया। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो जो इसका प्रतिपादन वो है वैशेषिक, ठीक है, वैशेषिक, यानी कि मैं आपको बता दूं कि वैशेषिक दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का एक प्रतिपादन किया जिसके प्रवर्तक कनाद या उलुक थे। अगला प्रश्न है, किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौ की नीति अपनाई? तो इन्होंने वो है बलबन, यानी कि बलबन 1265 से 1287 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के शासक था, ठीक है। बलबन जो है वो 1265 ईस्वी से लेकर के 1287 ईस्वी तक, ठीक है, दिल्ली सल्तनत का शासक था और इसने 40 दल का गठन समाप्त कर दिया था। इसने जो है 40 दलों का जो है वो गठन समाप्त कर दिया था और इसने मंगलों से मुकाबला करने के लिए दीवाने अर्ध सैन्य विभाग की भी स्थापना की थी। कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? तो वो चोल, यानी मैं आपको बता दूं कि चोल साम्राज्य का उदय 9वीं शताब्दी में हुआ था और इसकी स्थापना विजयलय ने 850 और से लेकर 887 ईस्वी की थी और राजा राज प्रथम के समय चोल में स्थानीय स्वशासन का प्रोत्साहन मिला। खनिज और जिले में निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही है? तो इसमें जो जोड़ा सही है मैं आपको बता दूं कि वो है लाइमस्टोन एंड कैमूर, यानी कि बिहार में चूना पत्थर रोहतास एवं कैमूर में के पठार पे पाया जाता है और रोहतास में पाइराइट भी पाया जाता है। और इसमें जो अन्य जिले हैं जैसे खनिजों का विवरण, जैसे मैं आपको बता दूं कि भागलपुर में कांच पत्थर, सीसा, चीनी मिट्टी आदि पाया जाता है। गया में मैग्नीज और सिलीमेनाइट, बेरिलियम, लिथियम आदि पाया जाता है। उसी तरह से क्वाइट्स में जमुई जिले में पाया जाता है। पूर्णिया में कटिहार तथा निकटवर्ती क्षेत्रों में पेट्रोलियम के भंडार पाए जाते हैं। इसी तरह से अन्य बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पर अलग अलग खनिज अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इसी तरह से लाइमस्टोन जो है वो कैमूर में पाया जाता है। अगला है, निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो वो स्थित है पश्चिमी चंपारण, यानी कि पश्चिमी चंपारण जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है और जिसका नाम वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। जिसका नाम जो है, मैं आपको एक बार फिर से इसको बता दूं कि पश्चिम चंपारण
चंपारण जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, ठीक है, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। आप लोग इसको मैं बोल रही हूँ, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा किसी कॉपी में, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। और ये लगभग 335.65 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें बाघ, काला भालू, गेंडा, जंगली कुत्ता, जंगली भैंस, तेंदुआ, हिरण, मतलब इस तरह से वन्यजीव पाए जाते हैं। और यह राज्य एकमात्र टाइगर रिजर्व है। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप है, तो जापान का सबसे बड़ा द्वीप है वो है होन्शु, ठीक है। अगला प्रश्न है, ग्रीनलैंड निम्न देशों में से किस देश का भाग है, तो ग्रीनलैंड जो है वो डेनमार्क, यानी कि ग्रीनलैंड डेनमार्क एक भाग है और यह जो है आर्कटिक और अंटार्कटिक महासागर के बीच में, ठीक है, आर्कटिक और अंटार्कटिक महासागर के बीच में कनाडा के पूर्व स्थित है और यह विश्व के सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है। और इसकी कुल क्षेत्रफल जो है वो ये जो है लगभग 21,66,086 वर्ग किलोमीटर के न्यूक इसकी राजधानी तथा सबसे बड़ा नगर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है, तो सबसे अधिक देश जो है वो अफ्रीका, यानी कि अफ्रीका महाद्वीप सबसे अधिक 54 देशों का है, ठीक है। और अफ्रीका महाद्वीप एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप आता है। एशिया के बाद जो दूसरा महाद्वीप है वो है अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न कॉफी उत्पादक क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है, तो जो क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है वो है पुलनेज, यानी कि चिंगमंगलूर, कुर्ग, बाबा बुदनागिरी पहाड़ी कर्नाटक के प्रमुख कॉफी उत्पादक क्षेत्र है और पुलनेज तमिलनाडु के अवस्थित एक प्रमुख कॉफी उत्पादक क्षेत्र है। और कर्नाटक भारत का सर्वाधिक 53% कॉफी उत्पादन करता है, जिसके पश्चात केरल 28%, तमिलनाडु 11% कॉफी का उत्पादन करता है, ठीक है। निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है, तो जो पार करती है वो है पूर्वी पीर पंजाल, ठीक है, पूर्वी पीर पंजाल, यानी कि अटल टनल पूर्वी पीर पंजाल पर्वत श्रेणी को पार करती है। और इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने, इसकी उद्घाटन जो है नरेंद्र मोदी द्वारा 3 अक्टूबर 2020 में किया गया था, ठीक है, 3 अक्टूबर 2020 में किया गया था। और यह सुरंग टनल हिमालय प्रदेश के लाहौर एवं स्पीति में मनाली के पास सोलंग घाटी के सिरसू जोड़ती है। अगला है, विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है, तो विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब है कि सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र, यानी कि विधि का शासन जो है कानून का अधिमान्य का आशय होता है और सभी के लिए एक कानून जो है, सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र विधि के शासन का प्रमुख सिद्धांत होता है। यानी कि कानून के समक्ष लोगों की क्षमता जो है वो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14 में प्रत्येक नागरिक के लिए एक ही कानून प्रावधान है, यानी हमारे अनुच्छेद 14 में जो है वो कोई किसी भी नागरिक के लिए जो है वो कानून का एक ही नियम है और एक ही शासन और एक ही विधि है, किसी के लिए अलग अलग नहीं है, ठीक है। अगला है, पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है, तो ये जो है वो दी गई है अनुच्छेद 243 जी। यानी कि मैं आपको बता दूं कि पंचायती राज संस्थाओं को 29 विषयों के कार्य की सूची अनुच्छेद 243 जी के तहत दी गई और 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1922 के तहत पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 243 में अनुच्छेद 243
में है। संविधान के अनुच्छेद 40 में पंचायती राज का गठन संबंधी प्रावधान है और 243 पंचायतों की अवधि आदि संबंधित है। ठीक है, इसी तरह से सबका जो है अपना अलग अलग कार्य है पंचायती राज्यों पर, लेकिन 29 कार्यों की सूची जो है वो 243 जी के तहत दी गई थी। अगला प्रश्न है, नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ? तो ये संशोधन जो है वो पारित हुआ 11 दिसंबर 2019, यानी कि 73वें नागरिकता संशोधन कानून 11 दिसंबर 2019 में पारित हुआ और यह कानून 10 दिसंबर 2019 को लोकसभा में पारित हुआ था और 11 तथा 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति ने इसे अपनी स्वीकृति प्रदान की और यह कानून 10 जनवरी 2020 से प्रभावी है। और इस कानून का तहत जो है बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत में आने वाली हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी धार्मिक अल्पसंख्यक लोगों को नागरिकता देने का प्रावधान है। अगला है 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई? तो इसकी जो शुरुआत हुई वो है 64वें संविधान संशोधन बिल, यानी कि 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिकता शुरू 64वें संविधान संशोधन ने बिल से हुई और यह पंचायती राज के जो है वो संवैधानिक दर्जा देने के संबंधित था और इस संसद में 15 मई 1889 में 64वें संविधान संशोधन विधेयक लाया गया जो कि 15 अक्टूबर 1989 को राज्यसभा में पारित हो गया। 1632 ईस्वी में बिहार से पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की? तो वो टच ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, टच ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी मैं इसको आपको बता दूं कि टच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है 1632 ईस्वी में, ठीक है, 1632 ईस्वी में पटना शहर में अपनी फैक्ट्री स्थापित की। पटना शहर में, ठीक है, अपनी कंपनी क्या की? अपनी फैक्ट्री स्थापित की और इसके प्रमुख उत्पाद जो था अनाज, सोरो, सूती वस्त्र थे और बिहार ब्रिस्ट फैक्ट्री की स्थापना 1651 में और फिर टच फैक्ट्री की स्थापना 1774 में की गई। बिहार में टचों का प्रारंभ सोरो व्यापार के प्रभुत्व था, जबकि 1664 ईस्वी में पटना फैक्ट्री में प्रधान बनाया गया था। ठीक है, अगला है निम्न में से कौन सा विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट्य नहीं है? ठीक है, तो जो नहीं है वो है स्थानीय समुदाय में आत्मविश्वास को नहीं जगाना, यानी कि स्थानीय समुदाय में जो आत्मविश्वास को नहीं जगाना वो विकेंद्रीकरण के वैशिष्ट नहीं है। और विकेंद्रीकरण का आशय होता है कि शासन में स्थानीय लोगों को भागीदार बनाना और उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करना। अतः जो है लोक सहभागिता तथा स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाना आदि विकेंद्रीकरण समुदायों का जो है वो प्रमुख विशेषताएं होती है। अगला है ब्रिटिश शासन काल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? तो जो कानून है जो ऐतिहासिक नहीं था वो प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। ठीक है, यानी कि मैं आपको बता दूं कि प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 में अस्पृश्यता का प्रचार और आचरण करने और उससे उपजी किसी नियोग्यता को लागू करने तथा उसके संबंधित बातों को लेकर दंड विहित करने का संबंध दंड प्रावधान है। और 1955 में अस्पृश्यता यानी अपराध अधिनियम बनाया गया था जो कि जून 1955 में प्रभावी हुआ था। और इस संशोधन में 1976 ईस्वी में किया गया जो कि संविधान के अनुच्छेद 17 में प्रावधानों के अनुरूप को वर्तमान में प्रभावी है। मैं फिर से एक बार बोलूँगी कि अगर मैं जो भी बता रही हूँ अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। कोई भी कन्फ्यूजन हो या कहीं कुछ नहीं समझ में आ रहा या मैं कहीं कुछ गलत बता रही हूँ तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा ताकि मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँ और इससे भी अच्छा बताने की कोशिश करूँगी। अगला प्रश्न हमारा है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? तो जो इसकी स्थापना से संबंधित है वो है अनुच्छेद 324। ठीक है, अगला है किस अरब देश ने पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया? ठीक है, तो संयंत्र जो प्रारंभ किया था वो पहला
वो था संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात, यानी कि संयुक्त अरब, ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात पहला अरब देश था जिसमें पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया गया। और ये ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया गया कि आबू धाबी के अल धापड़ा क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, यह ऊर्जा संयंत्र जो है आबू धाबी के अल धापड़ा क्षेत्र में स्थित है और इसकी कुल क्षमता 5600 मेगावाट है। ठीक है, अगला है भारत में ने किस शहर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सबसे पहले कोविड-19 परीक्षण की सुविधा प्रारंभ की। तो मैं आपको बता दूं कि जो कि हुआ था वो दिल्ली, यानी कि भारत में सबसे पहले कोविड-19 परीक्षण सितंबर 2020 में प्रारंभ हुआ था और इसके तहत दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर विदेश से आने वाले विदेशी यात्रियों को एयरपोर्ट पर ही जो है वो इसका जो है टेस्ट को व्यवस्थित किया गया था। अगला प्रश्न है राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट को किस वायुसेना स्टेशन पर औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में सम्मिलित किया गया। तो जो इसे सम्मिलित किया गया वो था अम्बाला, यानी कि राइफल फाइटर एयरक्राफ्ट को 20 जुलाई 2020 में अम्बाला वायुसेना स्टेशन पर औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में सम्मिलित किया गया और इसे भारतीय वायुसेना ने 17 गोल्डन एरो जो है शामिल किया गया। भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम, तो वो था रुद्रम, यानी कि भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन में तैयार किया गया, जिसका पहला सफल परीक्षण अक्टूबर 2020 में किया गया और इसे शत्रुओं को रडार, संचार साधनों और अन्य रेडियो आवृत्ति शर्तों पर पता लगाने तथा उसके प्रवाहित करने के लिए डिजाइन किया गया। अगला प्रश्न है पीएम कुसुम योजना का उद्देश्य है। पीएम कुसुम योजना का उद्देश्य जो है वो क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि उसका उद्देश्य है किसानों की डीजल और केरोसिन पर निर्भरता समाप्त करना तथा पंप सेटों के और ऊर्जा से जोड़ना। यानी कि पीएम कुसुम योजना का उद्देश्य जो है किसानों को डीजल और केरोसिन पर निर्भरता समाप्त कर देना और पंप सेटों से सौर ऊर्जा से जोड़ना। और इस योजना की शुरुआत 2019 ईस्वी में की गई और इस योजना के तहत सरकार किसानों को जो है वो अभी हम लोग देख रहे हैं कि अभी हमारे गांव में, शहर में, हर जगह पे जो है वो क्या हर चीज़ जो है पाइप सेटिंग से मिल रहा है। तो इसी तरह से जो है वो 60% की स्पीड से देगी और 30% लोन देगी और 10% राशि किसानों को स्वयं लगानी होगी और इससे प्राप्त सौर ऊर्जा किसान को बेचकर आमदनी भी प्राप्त कर सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है बिहार सरकार के 7 निश्चयों में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो जो नहीं है वो है बाल कल्याण, यानी कि 7 निश्चय बिहार सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसके हर घर नल जल के आधार पर ही भारत में जल जीवन मिशन और मिशन केंद्र स्तर पर कार्यान्वित किया गया। और बिहार की एक अन्य महत्वपूर्ण योजना जल जीवन हरियाली योजना, ठीक है, और यह कृषि के को पर्यावरण के अनुकूलन बनाने के साथ वृक्षारोपण में हम सतत विकास के अनुकूलन। 7 निश्चय योजना में, तो इसमें 7 निश्चय योजनाएं जो शामिल थे वो आर्थिक हल युवाओं का बल, दूसरा आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार, तीसरा घर घर बिजली, चौथा हर घर नल का जल, पांचवा घर पर पक्की गली एवं नालियाँ, और जो चौथा शौचालय निर्माण घर का सम्मान, और 7वां अवसर बढ़े आगे पढ़े। ठीक है, ये 7 निश्चय बिहार सरकार ने 7 निश्चय को किया था जिसमें कि बाल कल्याण शामिल नहीं है। ठीक है, और मैंने 7 बता दिया कि वो कौन कौन सा है। अगला है भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है। तो जो एक उद्देश्य नहीं है वो खदानों का निर्यात। ठीक है, यानी कि भारत में खाद्य प्रबंधन का एक उद्देश्य खदानों का निर्यात नहीं है, बल्कि खदानों का वितरण, खदानों की खरीद, खदानों पर बफर स्टॉक का रखरखाव आदि इसके प्रमुख उद्देश्य हैं। अगला प्रश्न है भारतमाला परियोजना से भारत में निम्न में से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र संबंधित है। तो जो इससे संबंधित है वो है सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है पौधे में जल सोहानी उत्तक है। तो वो है दारू, यानी कि मैं आपको बता दूं कि दारू
जाइलम एक जल संवहनीय ऊतक है जो पौधों में उनको प्रत्येक भाग में जल तथा खनिज का संवहन करने के कार्य करता है। अगला है, निम्न में से कौन सी संरक्षी बल की विशेषता है? तो जो इसकी विशेषता है वो है, इसके द्वारा किया गया कार्य पूरी तरह से पुनः प्राप्त करने अयोग्य होता है। ठीक है, यानी कि संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता और ऐसे बल के द्वारा जो है पूर्ण चक्र में किया गया है और कार्य शून्य होता है। और संरक्षी बल के द्वारा किया गया कार्य जो है पूरी तरह से पुनः प्राप्त किया जा सकता है। जैसे उदाहरण के लिए गुरुत्वीय बल और स्प्रिंग बल इत्यादि, इस तरह से जो है वो क्या प्राप्त हो सकते हैं। अगला है, मकड़ी के जालों के बने होते हैं जो प्रोटीन से बने प्राकृतिक फाइबर है। ठीक है, तो वो है रेशा यानी सिल्क। मैं आपको बता दूं कि स्पाइडर सिल्क रेशा एक प्रोटीन फाइबर है जो कि मकड़ियों द्वारा काटा जाता है और मकड़ियां अपने रेशम का उपयोग जाले बनाने तथा अन्य जानवरों को पकड़ने के लिए करता है। और बुलेट प्रूफ जैकेट फिलहाल केवलार से बनती है। ठीक है, लेकिन अब मकड़ी के रेशे जो हैं वो से भी बनाए जाएंगे क्योंकि स्पाइडर सिल्क केवलार से मजबूत रेशे होते हैं। ठीक है, परमाणुता के संदर्भ में अग्र निम्न होता है, तो वो होता है एक परमाणुक। ठीक है, अगला है ओलोक। ठीक है, ओलोंग एक प्रकार है, तो ओलोंग जो है वो एक प्रकार का चाय है। ठीक है, यानी कि ओलोंग चीन के प्रारंभिक चाय है और यह कैनोलिया साइनोसिंस, ठीक है, के नाम से भी के पौधे पत्तियों से बनकर तैयार होता है और इन्हीं पत्तियों से ग्रीन टी, काली चाय तैयार की जाती है जिसमें कैफीन के अलावा विटामिन, मिनरल और मददगार ऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं। और अगला है फेरोडे। ठीक है, फेरोडे स्थिरांक, ये जो है वो क्या है? तो मैं आपको बता दूं कि ये है सार्वभौमिक स्थिरांक है। ठीक है, यानी कि फेरोडे स्थिरांक एफ एक सार्वभौमिक स्थिरांक है और यह एक फ्रॉडे में जो है वो 96,500 सेल्सियस विद्युत को किसी पदार्थ के विलयन को प्रवाहित किया जाए और इलेक्ट्रोडों पर मुक्त हुई पदार्थ मात्रा में बराबर होती है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सी नहीं बदलती या बदलता? ठीक है, तो जो नहीं बदलती है आवृत्ति, यानी कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम से जाता है तो प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलती है क्योंकि वो जो है वेग जो है परिवर्तित होता है और तरंग दैर्घ्य जो है परिवर्तित हो जाता है। तो क्या होता है, प्रकाश का वेग और प्रकाश की आवृत्ति दोनों नहीं बदलते हैं। अगला है, विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है, तो विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है 3 गुना 10⁸ ms-1। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, पहला आदमी जिसने चांद पर अपना पैर रखा था वो है, तो पहला आदमी वो कौन था जो कि चांद पर अपना पैर पहले रखा था? तो वो थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, यानी कि 20 जुलाई 1996। ठीक है, 20 जुलाई 1969। ठीक है, 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद पर अपना जो है पहला कदम रखा था। अगला प्रश्न है, प्लूटोनियम न्यूक्लाइड 94Pu-242 के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है, तो उसकी संख्या जो है वो होती है 148। ठीक है, यानी कि प्लूटोनियम जो है 94Pu और 242 परमाणु क्रमांक जो है वो 94 और द्रव्यमान की संख्या 242, तो न्यूट्रॉनों की संख्या द्रव्यमान की संख्या को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो उसकी संख्या जो है वो निकल जाएगी, तो 148। ठीक है, सबसे ज़्यादा सैन्यता होती है शहद की, यानी कि द्रव पदार्थ में वह गुण जिसके कारण द्रव अपनी विभिन्न पत्तों पर होने वाली अपेक्षित गति का विरोध करते हैं और सैन्यता कहलाती है। और एक प्रकार का घर्षण बल है जो कि द्रव की विभिन्न पत्तों के माध्यम कार्य करता है, जो कि द्रव जितने अधिक गाढ़े होते हैं। ठीक है,
अगला प्रश्न है इसरो इसरो संक्षिप्त रूप है। तो इसरो संक्षिप्त रूप है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। अगला है दृष्टि की खराबी निकट दृष्टि के नाम से जाना जाता है, यानी दृष्टि की खराबी निकट दृष्टि को किस नाम से जाना जाता है, तो उसे जाना जाता है मायोपिया, ठीक है। यानी कि मैं आपको बता दूं कि निकट दृष्टि दोष जो है वो मायोपिया कहा जाता है, और इस रोग में रोगी निकट की वस्तु को देख सकता है लेकिन दूर की वस्तु को नहीं देख सकता। और निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का भी प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है एक वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर मापने पर 100 N आता है, इसका भार चंद्रमा की सतह पर मापने पर कितना होगा। तो इसका जो है वो होगा 16.7 N। यानी कि जैसा कि हम जानते हैं कि किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर एक 6 का 1 भाग होता है, और इसका जो है वो 16.7 N भाग होगा, ठीक है। लीड यानी प्रकाश उत्सर्जक डायोड के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन गलत है। तो इसमें जो है लीड के पारा प्रयुक्त होता है जो मनुष्य के लिए हानिकारक है, ठीक है। अगला प्रश्न है सौर भट्टी में प्रयुक्त होता है, तो इसमें प्रयुक्त होता है अवतल दर्पण, ठीक है। यानी कि अवतल दर्पण जो है प्रवर्तक तल अंदर की तरफ दबा हुआ होता है, और अंत में आती हुई प्रकाश को अवतल दर्पण अपने फोकस पर आकर्षित करती है, और इससे अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है, तो इसलिए अवतल दर्पण का उपयोग सौर भट्टी के रूप में भी किया जाता है। अगला है सौर मंडल का सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है। तो सबसे चमकदार ग्रह जो है वो कौन सा है, वह शुक्र ग्रह है। यानी कि सौर मंडल पर सूर्य से दूसरा ग्रह शुक्र है, और यह रात्रि में चंद्रमा के बाद सबसे चमकीली प्राकृतिक वस्तु है। ग्रहों में सर्वाधिक चमकीली ग्रह जिसमें पृथ्वी की बहन ग्रह कहा गया है, और इस ग्रह को साज का तारा और भोर का तारा भी कहा गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग किए जाने वाला प्रकाशित उपकरण है। तो जो प्रकाशित उपकरण है वो है माइक्रोस्कोप। यानी कि माइक्रोस्कोप का अर्थ है सूक्ष्मदर्शी के द्वारा सूक्ष्म वस्तुओं को देखा जाता है, और माइक्रोस्कोप की खोज 1600 ईस्वी में नीदरलैंड के वैज्ञानिक जैसरियस जेनसेन ने किया था, ठीक है। इसको फिर से मैं आप लोगों को बता रही हूँ, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। ये कि माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी द्वारा सूक्ष्म वस्तुओं को देखा जाता है, और माइक्रोस्कोप की खोज 1600 ईस्वी में हुई थी। इसकी खोज जो है वो 1600 ईस्वी में हुई थी, और ये जो है वो नीदरलैंड के वैज्ञानिक, ठीक है, कहाँ के, नीदरलैंड के वैज्ञानिक जैसरियस जेनसेन ने किया था, और इलेक्ट्रोस्कोप के आवेश का पता लगाया था, और स्पेक्ट्रोस्कोप का भी प्रकाश का वर्णक्रम का पता लगाया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है भारत द्वारा हाल ही में प्रक्षेपित किए गए अंतरिक्ष यान चंद्रयान 2 का एक भाग लैंडर का नाम है, तो उसका नाम है विक्रम, ठीक है। यानी कि चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था, ठीक है। इसको जो है चंद्रयान 2 को जो है 22 जुलाई, ठीक है, 2019 में लॉन्च किया गया था, और इसका एक भाग लैंडर का नाम था विक्रम, ठीक है। और इसमें रोवर और लैंडर का प्रयोग किया गया था, और इसमें प्रयुक्त रोवर का नाम प्रज्ञान तथा जबकि लैंडर का नाम विक्रम था, और इस मिशन को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के लॉन्च किया गया था, ठीक है। अल्ट्रासोनिक तरंगे, ठीक है, तो ये तरंगे जो है वो 20 के ZHz से ज़्यादा आवृत्ति की ध्वनि तरंगे हैं। रसायन विज्ञान के अनुसार निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। तो जो उसका उदाहरण है वो है पानी का उबलना। यानी कि पानी का भौतिक परिवर्तन वैसे परिवर्तन जिसमें पदार्थ का केवल अवस्था में परिवर्तन होता है, ठीक है, और उसके रासायनिक गुण का कोई परिवर्तन नहीं होता, जैसे शक्कर का पानी में घुलना, कांच का टूटना और पानी का जमना, ये सब क्या है, भौतिक परिवर्तन। अगला है नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन से विद्युत उत्पन्न करने के लिए साधारणतः प्रयोग किए जाने वाला तत्व, तो वो है यूरेनियम, ठीक है। अगला है ट्यूबलाइटों तथा प्रखनालियों में प्रयोग किया जाने वाला ग्लास किससे बनता है। तो ग्लास जो है वो बनता है सोडा कांच। यानी कि मैं आपको बता दूं कि सोडा कांच या मृदु कांच का प्रयोग प्रखनली
ट्यूबलाइट, बोतलें आदि बनाने के लिए किया जाता है। और सोडा कांच भंगुर होता है, जिसका कारण है कि सुगमता पूर्वक टूट जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस धातु की विद्युत चालकता सबसे अधिक है? तो विद्युत चालकता सबसे अधिक है वह है रजत। यानी कि पदार्थों में विद्युत धारा संचालित करने के लिए क्षमता की माप विद्युत जो है चालकता या विशिष्ट चालकता करते हैं। और यह जो है स्वाभाविक गुण है जो कि विद्युत धारा से चलना सुगमता प्रदान करता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के वातावरण में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस है? तो पाई जाने वाली जो गैस है वो है नाइट्रोजन। ठीक है। किसी वस्तु को बेचकर हरि को 8% की हानि होती है। यदि वह वस्तु को 300 रुपये अधिक में बेचता है तो उसे 4% का लाभ प्राप्त होता है। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो इस वस्तु का हमें क्या करना है? क्रय मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है। तो जैसा कि मैं इस प्रश्न को बताने से पहले मैं एक बार बोलना चाहती हूँ कि अगर जिन्होंने अभी तक मेरे वीडियो को नहीं देखा या मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं अभी तक जितने भी वीडियोस डाली हूँ मॉडल सेट का, तो वो सब आप लोग देखिए, ताकि आप लोग का जो मैं पहले बता चुकी हूँ उससे इसी तरह का क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा इजी, तो उसको अगर आप लोग देखिएगा और इसको, तो आप लोगों को आसानी से जो है वो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो आप लोग एक बार ज़रूर देखिएगा, उससे आपको भी फायदा होगा कि आप जो है वो विस्तार से हर चीज़ को समझेंगे, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है। तो चलिए मैं इसको आपको बता देती हूँ। यहाँ पर जो है वो किसी वस्तु को बेचकर हरि को 8% की हानि होती है, तो वह उस वस्तु को 300 रुपये अधिक में बेचता है तो उसे 4% का लाभ प्राप्त होता है। उस वस्तु का क्रय मूल्य रुपये में ज्ञात करें। ठीक है। तो चलिए हम इसको ज्ञात करते हैं। सबसे पहले तो 8% और 4% है। ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, 8 + 4 = 300। ठीक है, 300। अब यहाँ पर हमारा क्या आ गया, 12% = 300। ठीक है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, 100% = 300/12। ठीक है, 300/12 × 100 करेंगे। इसको आप लोग सॉल्व कर दीजिएगा तो हमारा 2500 रुपया जो है वो निकल के आ जाएगा। ठीक है। और वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो गया, 2500 रुपये। प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करते हुए ए किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी कार्य के 5 गुना कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वो दोनों एक साथ कार्य करते हैं तो एक दिन के अतिरिक्त उन्होंने कार्य पूरा करने के लिए कितने घंटे कार्य करना होगा। तो चलिए मैं इसको भी आप लोगों को बता दूं कि ये 2 दिन में कार्य करता है। ठीक है। यहाँ पर जैसे कि लिखा है कि ए किसी कार्य को 2 दिन में करता है। ठीक है। तो ये 2 दिन, ये जो है वो 2 दिन का कार्य, तो हम लोग क्या करेंगे, 10 × 2 कर देंगे। पहले तो हम लोग लिखेंगे कि ये किसी कार्य को 2 दिन में करता है, तो 10 × 2 यानी कि 20। ठीक है, 20 घंटा। ठीक है। और बी 2 दिन में कार्य करता है। बी भी जो है वो क्या, उसी कार्य को बी 5 गुना कार्य करता है। ठीक है। तो बी का 2 दिन का कार्य = हम लोग क्या कर देंगे, लिखेंगे कि बी का 2 दिन का कार्य = 15 गुना। ठीक है, 15 गुना 10/5। ठीक है, इस तरह से कर देंगे। तो 15 × 10 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 150/5। ठीक है, 150/5 यानी कि 30 घंटा। ठीक है। अब यहाँ पर ए 20 घंटा में और बी 30 घंटा में। ठीक है। तो अब ए और बी का समय हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। क्या लिखेंगे कि ए + बी का समय = यहाँ लिख देते हैं, ए + बी के समय = 60/3 + 2। ठीक है, 3 + 2 यानी कि ये जो है 20/30 कर देंगे। उसके बाद जो हमारा आएगा वो हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर 60/5। ठीक है, 60/5। तो 5 क्या आ जाएगा हमारा, 60/5। तो इसको हम लोग काटेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 12 घंटा। ठीक है। तो यहाँ 12 घंटा। अब एक दिन के अतिरिक्त ए और बी का समय। ठीक है, क्या बोल रहा है कि एक दिन के अतिरिक्त, तो यहाँ पर लिखेंगे कि एक दिन के अतिरिक्त ए और बी के समय। ठीक है, यहाँ पर क्या कर देंगे, 12 - 10 = 2। ठीक है, एक दिन का। तो हमारा क्या आ गया, 2 घंटा।
अगला है निम्न व्यंजक का मान ज्ञात करें, यानी ये हमारा व्यंजक है और इसका हमें मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसका मान ज्ञात करते हैं। तो हमारा मान क्या है, 8/4 ऑफ 2 - 5/2 ऑफ 5 - 6 भागा 5 × 7 -7 + 5 ऑफ 2। ठीक है, इस तरह से हमारा व्यंजक है। तो इसको पहले हम लोग इसको आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कुछ ज़्यादा ये नहीं है, तो इसको हम लोग पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है, इतना तो आप लोगों को पता ही होगा कि इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, 8/8 -5/10 -6 गुना -4/5। ठीक है, ये जो हमारा आया है इसको सॉल्व करने के बाद हमारा इतना आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर लिख सकते हैं 1 माइनस, ठीक है, 3/2 प्लस 24/5 इक्वल टू 10 माइनस 15 माइनस 15 + 48। ठीक है, 48/10। ठीक है, इक्वल टू 58 - 15/10, यानी कि 43/10। ठीक है, 43/10 इतना आ गया। अब 43/10 आ गया, तो इसको हम लोग कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, इतना आ जाएगा। ठीक है, 1 ग्राम के सोने के सिक्के का मूल्य में सोमवार को इसको प्रारंभिक मूल्य पर 10% की कमी होती है, मंगलवार को 20% में वृद्धि होती है और बुधवार को फिर 8% की वृद्धि होती है। गुरुवार में इसमें 5% की वृद्धि होती है। यदि गुरुवार को अंतिम मूल्य 5,05,000 यहाँ पर मूल्य जो है, यहाँ पर 5,511.24 रुपये तथा सोमवार को जो है 1 ग्राम के सोने के सिक्के का प्रारंभिक मूल्य रुपये कितना था। ठीक है, इसका भी हमें तो माना कि सोने का सिक्के का प्रारंभिक मूल्य क्या है, 100 रुपये। हम लोग लिखेंगे कि माना सोने के सिक्के का प्रारंभिक मूल्य, स्पेस कम होने की वजह से मैं जो इंपॉर्टेंट्स वर्ड है उसको लिखूंगी और मैं कुछ जो बोल रही हूँ उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि माना सोने के सिक्के का प्रारंभिक मूल्य इक्वल टू 100 रुपये। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमारा प्रश्न के रूप में यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, टोटल, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि x, ठीक है, x गुना 90/100, 90/100 गुना 120/100 गुना 108/100 गुना 105/, एक ही लाइन में होगा लेकिन स्पेस कम होने की वजह से मैं नीचे लिख रही हूँ, सब इक्वल टू, ठीक है, हो गया। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं कि x इक्वल टू, टोटल को सॉल्व कर देंगे, तो सॉल्व करने के बाद हमारा जो होगा वो आ जाएगा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 5,511.24 रुपये गुना 20/7 गुना 25/7 20/21, सॉरी 20/21, मैं इसको मिटा देती हूँ, थोड़ा स्पेस अच्छा हो जाएगा तो समझ में आएगा। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं x इक्वल टू 5,511.24 गुना 20/21 गुना 25/27 गुना 5/6 गुना 10/9। अब मैं आपको बता दूं कि इतना तो आप लोगों को सॉल्व करने आता है, तो इतना आप लोग सॉल्व करेंगे तो आप लोगों का जो है वो 4500 रुपये आ जाएंगे, यानी सोमवार के दिन 4500 रुपये प्रारंभिक मूल्य थे। किसी कक्षा में निश्चित संख्या में छात्रों का औसत वजन 55.5 किलोग्राम है। यदि 60 किलोग्राम औसत वजन वाले 4 छात्र कक्षा में शामिल होते हैं तो कक्षा में सभी छात्रों का औसत वजन 360 ग्राम बढ़ जाता है। शुरू में कक्षा में छात्रों की संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ पर लिखेंगे माना कि आरंभ में छात्रों की संख्या इक्वल टू x, क्या, माना कि आरंभ में छात्रों की संख्या इक्वल टू x। तो यहाँ पर हम लोग इसको लिख सकते हैं कि
55.5, ठीक है, प्लस 60 × 4 ब्रैकेट है, 60 × 4 इक्वल टू x + 4 ब्रैकेट कर देंगे। उसके बाद लिखेंगे 55.5, ठीक है, प्लस 360/1000, ठीक है, 1000। अब यहाँ पर लिखेंगे 55.5x, ठीक है, प्लस 240, ठीक है, इक्वल टू 55.86x प्लस 223.44, ठीक है। समझ में आ रहा है? अगर नहीं समझ में आएगा तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं और अच्छे से समझाऊंगी। यहाँ तक आप लोग समझ गए, आप लोग इसको नोट भी करते जाइएगा। जैसे कि मैं बार बार बोलती हूँ कि किसी भी चीज़ को आप लोग नोट कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को आसानी हो, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे 0.36x इक्वल टू 16.56, ठीक है। x इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे 16.56/0.36, ठीक है। इसको हम लोग कर देंगे तो हमारा 46 आ जाएगा। अगला है, कोई नाव 30 किलोमीटर की दूरी धारा की विपरीत दिशा में 3 घंटे में तथा धारा की दिशा में 1 घंटे में तय करती है। शांत जल में यह नाव 60 किलोमीटर की दूरी कितने समय यानी कितने घंटे में तय करेगी, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि धारा की विपरीत दिशा में चाल, ठीक है, धारा की विपरीत दिशा में चाल इक्वल टू b, ठीक है। और यहाँ पर लिख सकते हैं 30/3, ठीक है, तो क्या आ गया 10 किलोमीटर। 30/3 कर देंगे तो 10 किलोमीटर हमारा आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर लिख सकते हैं कि शांत जल में नाव की चाल, क्या शांत जल में नाव की चाल इक्वल टू x, ठीक है। तो यहाँ पर a + b/2 इक्वल टू 10 + 30/2 यानी कि 40/2, ठीक है, 40/2 यानी कि 20। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया है शांत जल में और धारा के दिशा के चाल में। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि जो हमारा अवशिष्ट समय बच गया, ठीक है, वो क्या बच गया 60/20। यहाँ पर जैसे कि 60 किलोमीटर दिया है और हमारा निकल के आया कितना शांत जल में नाव की चाल तो 20 किलोमीटर घंटा। यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे अवशिष्ट समय में क्या कर देंगे 60/20 कर देंगे तो हमारा टोटल कितना आ जाएगा 3 घंटा। अब 3 घंटा कैसे, तो इसको हम लोग कर सकते हैं 30/10, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर लिख सकते हैं 30/10 काटेंगे तो हमारा 3 घंटा आ जाएगा। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 5320 रुपये है। यह 2 क्रमागत छूटों के अधीन है। पहला 15% और दूसरा पहले से 20% की दर पर वस्तु का विक्रय मूल्य निकटतम रुपए तक ज्ञात करें। तो यहाँ पर जो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि पहली छूट क्या है हमारा 15%, ठीक है। तो यहाँ पर पहली छूट इक्वल टू 15% और तो विक्रय की राशि यहाँ पर लिखेंगे तो विक्रय की राशि 85%। अब यहाँ पर दूसरी छूट यहाँ पर लिखेंगे कि दूसरी छूट, तो दूसरी छूट इक्वल टू 15 × 20/100, ठीक है, तो 3%, ठीक है। इसको हम लोग कर देंगे गुना भागा डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 3%। तो विक्रय राशि इक्वल टू 97%, ठीक है, विक्रय राशि इक्वल टू 97%। तो अब वस्तु का विक्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है तो हम लोग लिख सकते हैं कि विक्रय मूल्य इक्वल टू हमारा कितना है 5320, ठीक है, 5320 गुना 85/100, ठीक है, 85/100 गुना 97/100 यानी कि 97/100, ठीक है। अब यहाँ पर इसको हम लोग जो है वो इसको आप लोग को तो गुना इतना तो आप लोगों को भी आता है, तो चलिए मैं आपको बता दूं कि हम इसको गुना भागा कर देंगे तो हमारा टोटल कितना आ जाएगा, यहाँ पर हमारा आ जाएगा
4386 रुपये, ठीक है, 4386 रुपये। डी, ऑप्शन डी 4386 रुपये। दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। यदि पहली संख्या से 5 घटाया जाता है तो दूसरी संख्या से 6 जोड़ा जाता है, तो अनुपात 15:12 5:12 हो जाएगा। तब प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ा जाएगा तो अनुपात कितना होगा? तो चलिए मैं आपको इसमें जो है मैं आपको बता दूं कि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, ठीक है। तो आप लोग इसमें तो एकदम लिखा हुआ है कि यदि पहली संख्या में से 5 घटाया जाए और दूसरी संख्या से 6 जोड़ा जाए, अनुपात 5:12 हो जाएगा। तब प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ा जाएगा तो क्या हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है बहुत ईजी है और इसको बहुत आसानी से आप लोग जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो ये रहा आपका आंसर, और मैं इस क्वेश्चन को आप लोगों को दे रही हूँ और इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा ताकि आप लोगों को भी समझ में आए कि आप लोग कितना समझ रहे हैं और कितना नहीं समझ रहे हैं। और अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने कैसे सॉल्व किया और कैसे नहीं, ठीक है। अगला है, किसी ऋण को 2 समान वार्षिक किस्तों में वापस करना है। यदि ब्याज दर प्रति वर्ष 10% है, जिसकी गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर होती है और प्रत्येक किस्त 6534 रुपये है, तो लगाया गया कुल ब्याज रुपये में ज्ञात करें, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि माना कि संख्या 2 यहाँ पर जो है वो ऋण पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ऋण पूछ रहा है तो यहाँ पर हम लोग इसको लिख सकते हैं कि दर इक्वल टू 10%, क्या है, दर इक्वल टू यानी ऋण 10% और 1/10 कर देंगे। ऋण जो है वो प्रथम वर्ष क्या है, ऋण पहले हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि ऋण जो है प्रथम वर्ष, तो प्रथम वर्ष हम इसको कर सकते हैं कि 10 × 11, 10 × 11 इक्वल टू 10, ठीक है। और द्वितीय वर्ष तो 10 के पावर 2 यानी कि 100, ठीक है, द्वितीय वर्ष। अब किस्त का बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसको लिख सकते हैं किस्त, ठीक है, किस्त। तो यहाँ पर किस्त को क्या करेंगे, 11 × 11 इक्वल टू 121, ठीक है। और 11 के पावर कर देंगे तो 121, ठीक है, आ गया। अब यहाँ पर प्रथम वर्ष द्वारा द्वितीय वर्ष में ब्याज जो है उसका योग निकालेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे, मैं इसको मिटा रही हूँ लेकिन आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि प्रथम वर्ष द्वारा द्वितीय वर्ष के ब्याज का योग, ठीक है। हम लोग क्या लिखेंगे, प्रथम वर्ष, ठीक है। हम लोग लिखेंगे कि प्रथम वर्ष द्वारा द्वितीय वर्ष के ब्याज का योग 11 + 21 इक्वल टू 32, ठीक है। अब यहाँ पर अब 121, ठीक है, इक्वल टू 6564, ठीक है। 121 इक्वल टू 6534, ठीक है, यानी कि 6534। अब यहाँ पर लिख सकते हैं कि 32 इक्वल टू 65/34, 6500/34/121 गुना 32, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, 1728। इसको हम लोग गुना करेंगे तो आ जाएगा। अब जो हमारा लगाया गया कुल ब्याज है वो है 1728, ठीक है। हमारा लगाया गया कुल ब्याज इक्वल टू 1728 रुपया हो गया। एक संख्या को 114 से भाग करने पर 21 शेषफल बचता है। यदि उसी संख्या को 19 से भाग किया जाए तो शेषफल है, तो उसी को हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि जो शेषफल हमारा, तो यहाँ पर 21 - 19 कर देंगे तो 3, ठीक है, सॉरी 2, ठीक है। और इस तरह से 114 और 19 में विभाज्य कर देंगे, ठीक है। 114 को जो है 19 से विभाज्य कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 114 को 19 से विभाज्य कर देंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। किसी मशीन के मूल्य हर वर्ष 10% की दर से घटता जाता है। वह 3 वर्ष में पहले खरीदा गया तथा एवं इसका वर्तमान मूल्य
8,748 रुपये उसका क्रय मूल्य था। तो अभी मैं जो इसके पहले वाला जो मैं सवाल बताई वो इसी तरह से था। तो आप लोग इसको खुद से सॉल्व कीजिएगा, मैं आपको आंसर बता देती हूँ और आप लोग इसको खुद से सॉल्व कीजिएगा। और मैं इसलिए नहीं कुछ क्वेश्चन जो है मैथ में छोड़ती हूँ कि मैं नहीं बता पा रही हूँ ऐसा, मैं इसलिए कि आप लोग उसको सॉल्व करें। आप लोग उसको सॉल्व करेंगे, अगर आप लोग सही सॉल्व कर लेते हैं, सही आंसर आप लोग अपना ज्ञात कर लेते हैं और आप लोग कमेंट करते हैं कि हाँ मतलब आप लोग सही बनाए, तो मुझे भी उस चीज़ की खुशी होगी कि नहीं, मैं जो मेहनत कर रही हूँ, जो मैं आप लोगों को समझाने या बताने की कोशिश कर रही हूँ वो मेरा सफल हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए मैं कुछ क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ती हूँ कि आप लोग भी उसे खुद से बनाएं। तो ये इसमें आपका होगा 1200 रुपये। ठीक है, एक परिवार में एक पिता एवं एक माता की औसत आयु 36 वर्ष है। पिता, माता एवं उनकी इकलौती बेटी का औसत आयु 28 वर्ष है। बेटी की आयु कितनी है? ठीक है, बेटी की आयु पूछ रहा है कि कितनी है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि पिता और माता। ठीक है, तो पिता और माता यहाँ पर है, तो इसमें इस तरह से कर सकते हैं, 36 गुना 2 कर देंगे, पिता और माता, तो 36 गुना 2 कर देंगे तो 72। ठीक है, 72 वर्ष। अब पिता, माता और बेटी तीनों हैं, तो 28 गुना 3 कर देंगे, तो 28 गुना 3 करेंगे तो 28 तिया 84 वर्ष। ठीक है, अब यहाँ पर बेटी की उम्र, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 84 माइनस 72 इक्वल टू 12 वर्ष। ठीक है, अगला है, यदि 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल 120 है तो उन संख्याओं का योग है। तो यहाँ पर 120 का गुणनखंड जैसे कि 4 गुना 5 गुना 6, यानी कि 4 गुना 5 गुना 6, यानी कि 20 गुना 6। ठीक है, तो 20 गुना 6 कर देंगे तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, 20 6 का क्या 120। ठीक है, 120 आ गया। ठीक है, 4 गुना 5 गुना 6 किए तो 120 आ गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर अब हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसका क्रमागत निकालेंगे। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, 4 + 5 + 6, यानी कि 9 + 6 इक्वल टू 15। ठीक है, यानी कि क्रमागत संख्याओं का योग जो है वो 15 होगा। यदि 9n गुना 3 के पावर 9n गुना 3 के पावर 5 गुना 27 का क्यूब, 3 गुना 81 का के पावर 4, तो 243 है, तो n का मान है। ठीक है, यहाँ पर n का जो है वो मान पूछ रहा है कि n का मान है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला तो ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, इसको इसी तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को कर देंगे। अब उसके बाद हम लोग इसको लिख सकते हैं कि 3 के पावर 2n, ठीक है, गुना 3 के पावर 5, ठीक है, गुना 3 के पावर 9 बटा 3 के पावर 1 गुना 3 के पावर 16, यानी कि 3 के पावर 16, 243 है, तो इक्वल टू 3 के पावर 5। ठीक है, इस तरह से लिख दिए हम लोग इसको। अब यहाँ पर लिख सकते हैं इक्वल टू 3 के पावर n, यहाँ पर मैं मिटा रही हूँ स्पेस कम होने की वजह से, अब मैं इसको अच्छे से लिख रही हूँ। अब यहाँ पर लिख सकते हैं कि 3 के पावर 2n गुना 3 के पावर 9 बटा 3 के पावर 17 इक्वल टू 1। ठीक है, यानी कि 3 के पावर 2n इक्वल टू 3 के पावर 17 बटा 3 के पावर 19। ठीक है, सॉरी 9। ठीक है, अब यहाँ पर लिख सकते हैं कि 3 2n इक्वल टू 3 के पावर 8। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि 2n इक्वल टू 8, तो यहाँ पर n इक्वल टू 8/2, यहाँ पर n इक्वल टू 4। यदि एक वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य 10:11
अनुपात है तो लाभ प्रतिशत है। तो यहाँ पर लाभ प्रतिशत है तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि क्रय मूल अनुपात विक्रय मूल। ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ पर? क्रय मूल अनुपात विक्रय मूल। ठीक है, यानी कि 10 के अनुपात 11। ठीक है, 10 के अनुपात 11, यानी कि लाभ यहाँ पर लिख सकते हैं तो 11 - 10 = 1। ठीक है, अब यहाँ पर लिख सकते हैं कि 1/10 × 100। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा? 10%। 1 × 10 कर देंगे तो हमारा 10% आ जाएगा। अगला है, एक कार्य को कुछ लोग 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, इसमें आधे कार्य को इन लोगों ने दुगने लोग पूरा करेंगे। तो माना लोगों की संख्या x, क्या माना लोगों की संख्या x। अब x लोग जो है वो 12 दिन में क्या करते हैं, और आधे लोग जो है वो 6 दिन में, आधे लोग जो है वो 6 दिन में। ठीक है, तो अब यहाँ पर दुगने लोग, तो यहाँ पर क्या कर देंगे 6/2 यानी कि 3। ठीक है, 3 दिन। अब यहाँ पर लिख सकते हैं कि अब जो, तो यहाँ पर क्या होगा 3 दिन में, आधे कार को 2 गुने लोग तो 6/2 यानी 3 दिन में। अगला है, एक रेलगाड़ी चंडीगढ़ से 4 बजे शाम में चलती है तथा पानीपत से 7:15 में साने पहुंचती है। रेलगाड़ी की औसत गति 40 किलोमीटर घंटा है। यदि चंडीगढ़ और पानीपत के मध्य दूरी कितनी है? तो यहाँ पर जो है वो लिख सकते हैं कि कुल लगा समय = 3 घंटा 15 मिनट। ठीक है, कुल लगा समय क्या होगा? 3 घंटा 15 मिनट। ठीक है, अब यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 3 1/4 यानी कि 3 × 4 घंटा यानी कि 13/4 घंटा। ठीक है, 13/4 घंटा। अब इसको हम लोग आगे इसको कर सकते हैं कि अब यहाँ पर चाल क्या है? 40 किलोमीटर घंटा। चाल = 40 किलोमीटर घंटा। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर लिखेंगे कि दूरी = चाल गुना समय। क्या लिखेंगे? दूरी = चाल गुना समय। ठीक है, यानी कि 40 × 13/4 यानी कि हमारा क्या आ गया? 130 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, ये हमारा क्वेश्चन है और x का मान हमें ज्ञात करना है। तो अभी मैं यहाँ पर n का मान ज्ञात करके बताई हूँ, यहाँ पर x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो मैं फिर से आपको एक क्वेश्चन करती हूँ कि अभी मैं बताई हूँ, इसी वीडियो में बताई हूँ, तो आप लोग इसको करिए और सॉल्व की आप लोग कितना इसको समझे और कितना नहीं समझे। ठीक है, तो मैं इसका आंसर आप लोगों को बता देती हूँ और इसका आंसर जो है वो होगा 10, यानी x का मान जो होगा वो 10 होगा। अब आप इसको सॉल्व कीजिएगा, बहुत इजी है, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक क्रिकेट टूर्नामेंट में 6 विभिन्न टीमों के लिए 69 खिलाड़ियाँ हैं। प्रत्येक टीम में कम से कम 11 खिलाड़ी हैं। किसी एक टीम के लिए सबसे बड़ी संभव संख्या कौन सी होगी? ठीक है, तो चलिए मैं इसको बता दूं कि सभी टीम में न्यूनतम खिलाड़ियों की संख्या, ठीक है, सभी टीम में न्यूनतम खिलाड़ियों की संख्या 11 × 6 यानी कि 66। ठीक है, 66। अब यहाँ पर शेष खिलाड़ी क्या है? 69 है। तो हम लोग क्या कर देंगे? 69 - 66 यानी कि 3। ठीक है, अब यहाँ पर 3 खिलाड़ी जो है वो शेष हैं। तो टीम में जो यहाँ पर जब हमारा 3 खिलाड़ी शेष हैं तो दिए जाए उस टीम में खिलाड़ी की संख्या, तो अधिकतम संभव संख्या क्या होगी? तो 11 + 3 कर देंगे तो 14। ठीक है, 420 व्यक्तियों के पास 10 सप्ताह के अंत तक चलने योग्य राशन है। यदि 2 सप्ताह बाद 60 व्यक्ति और आ जाए उसी दर से खपत करे तो वह राशन कितने दिन तक चलेगा? तो यहाँ पर अपशिष्ट सप्ताहों की संख्या क्या लिखेंगे? अपशिष्ट सप्ताहों की संख्या = 420 × 10 - 2 बटा 420 + 60 = 420
गुना 8/480, ठीक है, 480। तो हम लोग क्या करेंगे 420 में, ठीक है, यहाँ पर हम लोग कर देंगे 420 गुना 8, तो क्या आ जाएगा हमारा 3360, 3360/480। अब इसको हम लोग क्या कर देंगे, इतना से इसको 480 से इसको हम लोग क्या कर देंगे डिवाइड, तो 4 आ जाएगा हमारा 7, यानी कि 7 सप्ताह। 6 पुस्तक 6 कॉपी की कीमत 756 रुपये है, लेकिन 3 पुस्तक 9 कॉपी की कीमत 666 रुपये है। 1 दर्जन कॉपी की कीमत कितनी होगी? तो यहाँ पर माना कि पुस्तक का मूल्य x रुपये है, ठीक है, माना कि पुस्तक के मूल्य इक्वल टू x रुपये और कॉपी का मूल्य इक्वल टू y रुपये, ठीक है, कॉपी का मूल्य इक्वल टू y रुपये। यहाँ पर क्या कर देंगे 6x + 6y, ठीक है, इक्वल टू 756, ठीक है। अब उसके बाद क्या कर देंगे, फिर से यहाँ पर 3x + 9y इक्वल टू 666 रुपये, ठीक है। अब यहाँ पर लिख सकते हैं कि समीकरण 1 में समीकरण 2 को, ये है हमारा समीकरण 1 और ये है समीकरण 2। तो अब हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 को 2, तो समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग 6, यहाँ मैं अब इसको मिटा रही हूँ, अब हम लोग इसको लिख सकते हैं कि 6x + 6y इक्वल टू 756 और माइनस 6x + 18y इक्वल टू 666। नहीं, इसमें तो हमें गुना कर देना है, तो इसमें हम लोग गुना कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 1332, ठीक है, 1332, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस 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 कर देंगे, बट्टा में लिख सकते हैं हम लोग कि 12y इक्वल टू -576, ठीक है, यानी कि 12y इक्वल टू 576। यहाँ तक आप लोग समझ गए। मैं फिर से इसको मिटा रही हूँ, अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ हो गया। अब हम लोग इसको लिख सकते हैं कि 1 दर्जन कॉपी की कीमत, ठीक है, 1 दर्जन कॉपी की कीमत इक्वल टू 12y इक्वल टू 576, ठीक है, 1 दर्जन कॉपी की कीमत इक्वल टू 12y इक्वल टू 576, यानी कि ए यहाँ पर क्या कर देंगे ए इक्वल टू c - 5, ठीक है, और a इक्वल टू b + 7, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे a + b करेंगे, इसमें तो इसको हम लोग इतना छोड़ देते हैं, इतना अगला हमारा हो जाएगा मेथड, लेकिन इसको मैं एक ही मेथड से बता दे रही हूँ। तो इसका 576 रुपये आएगा। अगला प्रश्न है a जमा b का योग 219 के बराबर है। a c से 5 कम है लेकिन b से 7 अधिक है। c की संख्या बराबर है। यहाँ पर लिखेंगे a इक्वल टू c - 5, ठीक है, और a इक्वल टू b + 7 इक्वल टू 219। तो अब यहाँ पर क्या है हमारे पास, मैं इसको अच्छे से लिख देती हूँ पहले। यहाँ पर a इक्वल टू c - 5 हो गया हमारा समीकरण 1, a इक्वल टू b + 7 ये हो गया समीकरण 2, और a + b इक्वल टू 219 ये हो गया समीकरण 3, ठीक है। अब समीकरण 2 तथा 3 से, ठीक है, समीकरण 2 तथा 3 से तो क्या कर देंगे हम 2 तथा 3 से b इक्वल टू 106, ठीक है। तो अब समीकरण 2 में b का मान रखने पर, समीकरण 2 में b के मान रखने पर हमारा क्या आ जाएगा, b का मान रखने पर a इक्वल टू 113, a इक्वल टू 113। अब समीकरण 1 में a के मान रखने पर, समीकरण 1 में a के मान रखने पर c इक्वल टू 118,
एक नाव स्थिर जल में 11 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाती है। यदि धारा की गति 3 किलोमीटर घंटा है तो नाव धारा के से विपरीत दिशा में 56 किलोमीटर जाने के लिए क्या समय है? तो यहाँ पर जो है वो समय होगा 7 घंटा। क्योंकि मैं डायरेक्ट आंसर बताई हूँ इसलिए कि मैं इसी वीडियो में, आप लोग अच्छे से देखिएगा और ध्यान से देखिएगा, तो इसी वीडियो में सेम यही क्वेश्चन अभी कुछ देर पहले बताई हूँ, बस थोड़ा सा वर्ड का अंतर है, ठीक है। तो आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, अच्छे से देखेंगे। तो अगला प्रश्न है, उम्मीदवार के जीतने के विरुद्ध संयोगनानुपात 5:6 है। इन संयोगनानुपात के साथ उम्मीदवार के चुनाव जीतने का संभाव्यता क्या है? ठीक है, तो हम लोग इसका जो है वो संभाव्यता क्या है उसे ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर जो है वो होगा, पहले तो हम लोग 5/6 कर देंगे, ठीक है, जो कि दिया हुआ है। और उसके बाद फिर क्या यहाँ पर जो हमारा इसका जो है अनुपात दिया हुआ है 5:6, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो होगा 6/11, ठीक है, 6/11 होगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो हमारा अनुपात दिया हुआ है 5:6, तो इसको हम लोग जो है वो थोड़ा सा प्लस माइनस में करेंगे तो हमारा आ जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, 81 रुपये में ए, बी तथा सी में से इस प्रकार बांटा जाता है कि ए को बी से 2 गुना तथा सी को ए से 3 गुना 6 रुपये अधिक मिलता है, तो ए का भाग क्या है? तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि ए इज, यहाँ पर लिख सकते हैं कि ए इज इक्वल टू 2b, ठीक है, या बी इज इक्वल टू a/2, यानी कि यहाँ पर सी इज इक्वल टू 3a + 6, ठीक है। यानी कि यहाँ पर लिख सकते हैं कि a + b + c इज इक्वल टू 81, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे, इसको नोट भी करते जाइएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे a + a/2 + 3a + 6 इज इक्वल टू 81, ठीक है। अब यहाँ पर लिख सकते हैं 9a/2 इज इक्वल टू 81 - 6, ठीक है। यानी कि a इज इक्वल टू 150/9 इज इक्वल टू 50/3, यानी कि 16.66। तो हमारा अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से, ठीक है, वह संख्या चुने जो निम्नलिखित श्रृंखला के प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। जैसे 13, 26, 52, 104। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 13 × 2 इज इक्वल टू 26, 26 × 2 इज इक्वल टू 52, 52 × 2 इज इक्वल टू 104 और 104 × 2 इज इक्वल टू 208, ठीक है। अब आया दूसरा कॉलम, अगला प्रश्न। तो यहाँ पर दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और वह संख्या चुने जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो चलिए हम लोग इसको बनाएंगे। तो पहले हम लोग इस तरह से बनाएंगे, ठीक है, इस कॉलम को इस तरह 3, 5, 18 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इसको लिख सकते हैं 3k² - 4 इज इक्वल टू 5, यानी कि 3 × 2 तो 9 और -4 करेंगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इसको कर सकते हैं 5 × 4, ठीक है, -2, यानी कि 20 - 2 इज इक्वल टू 18, पहला कॉलम। अब आया दूसरा कॉलम, ठीक है। तो दूसरा कॉलम को इस तरह से कर सकते हैं 8² - 4, यानी कि 64 - 4 इज इक्वल टू 60, ठीक है, यानी कि 60। अब यहाँ पर लिखेंगे 60 × 4 - 2, तो यहाँ पर 60 - 4 यानी कि 240 - 2 इज इक्वल टू 238। अब आया दूसरा कॉलम 6 और 32 और प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है। यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 6 के पावर 2 - 4, ठीक है, यानी कि 36 - 4 इज इक्वल टू 32, और यहाँ पर 32 × 4 - 2 कर देंगे, ठीक है। तो 32 × 4 128, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको मिटा रही हूँ, फिर से एक बार आप लोग समझिएगा, अभी इसको नोट भी कीजिएगा, ठीक है।
यहाँ पर मैं फिर से इस कॉलम को समझा देती हूँ आप लोगों को। यहाँ पर 6 स्क्वायर माइनस 4 यानी कि 36 माइनस 4 इक्वल टू 32, ठीक है। 32 गुना 4 माइनस 2 यानी कि 128 माइनस 2 इक्वल टू 124। अगला है दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए। तो यहाँ पर जो त्रिभुजों की संख्या है वो टोटल 19 है। अब 19 कैसे है मैं आपको बता दूं। तो चलिए यहाँ पर BCA, ठीक है, फिर यहाँ पर GE, यहाँ पर KJH MPID। मैं यहाँ पर कोनों को दर्शा रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि कैसे है 19 यहाँ पर, ठीक है। LF, ठीक है, तो टोटल 19 है। दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यान से पढ़े। कथनों में दी गई जानकारी को सत्य मानते हुए भले ही और समान रूप से ज्ञात तथ्यों के भिन्न प्रतीत हो, निर्धारित करें कि कौन सी निष्कर्ष दिए गए कथनों के तात्विक रूप से पालन करते हैं। जैसे कोई भी अंतर्मुखी बहुमुखी नहीं है, सभी बहुमुखी उभयमुखी है। कोई भी निष्कर्ष हमारा है, कोई भी अंतर्मुखी उभयमुखी नहीं है और कोई भी उभयमुखी अंतर्मुखी नहीं है। कुछ उभयमुखी बहुमुखी है, जो उभयमुखी बहुमुखी है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर जो है यहाँ पर केवल जो है केवल निष्कर्ष 3 का पालन करता है, ठीक है। अगला है अक्षरों के उस संख्या संयोजन का चयन करें जो दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थान पर क्रमिक रूप से रखे जाने पर श्रृंखला को पूर्ण करेगा। तो यहाँ पर जो पूर्ण करेगा जैसे B, ठीक है, तो BCE, E के बाद यहाँ पर M, ठीक है, D के B, D के B, और फिर के B C, तो E M D के, ठीक है। यानी मैं आपको बता इसमें जो होगा हमारा होगा CM के B D E D, ठीक है, CM के B D E D, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है वह वेन आरेख चुने जो निम्न श्रेणियों में से के बीच में संबंध में सबसे अच्छा निरूपण करता है। जैसे हाइलाइटर, स्टेशनरी और इरेजर, ठीक है। तो जैसे मैं आपको बता दूं कि हाइलाइटर और इरेजर स्टेशनरी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। हाइलाइटर और इरेजर जो है स्टेशनरी के अंतर्गत आते हैं। तो स्टेशनरी, हाइलाइटर, ठीक है, स्टेशनरी, हाइलाइटर और इरेजर। तो इसमें इसका जो सही अच्छा निरूपण करता है वो निरूपण होगा ये। अगला है नीचे 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी संदर्भ में एक समान है और उनमें से एक असंगत है। एक असंगत शब्द का चयन करें। नायरा, पिंट, लोटी, यूरो, ठीक है। तो चलिए इसमें हम करते हैं। तो नायरा जो है नाइजीरिया की मुद्रा है। पिंट जो है आयतन की इकाई यानी गैलन का 8वां हिस्सा। लोटी जो है लेस्गो की मुद्रा और यूरो जो है यूरोपीय देशों की मुद्रा। तो यहाँ पर क्या है, पिंट जो है इसमें असंगत है, ठीक है। दिए गए विकल्पों में से वह वर्ण समूह चुने जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। जैसे कपबोर्ड, डेबोर्ड, डिकबोर्ड एंड डिक्सेप्स, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए हम इसको करते हैं। तो इसमें जो हमारा सही होगा वो होगा, ठीक है, वह विकल्प चुने जो इसमें दी गई आकृति सन्निहित आकृति घुमाना नहीं है। तो इसमें जो आकृति को घुमाना नहीं और सही भी हो तो ये वाला आकृति हो जाएगा। यानी मैं आपको बता दूं कि आकृति में जो है बी को चिन्हित कर देंगे तो उससे जो हो आकृति घूमेगा भी नहीं और सही भी होगा। अगला है वह विकल्प चुने जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। जैसे 14:13, 113 अनुपात 18 अनुपात, इस तरह से हमें करना है इसको। तो यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं कि
14 गुना, यहाँ पर 14 गुना 18 प्लस 1 इक्वल टू 113, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर करेंगे 18 गुना 8 प्लस 1 इक्वल टू 145। नीचे दी गई आकृति में कागज के एक टुकड़े को मोड़ने के का क्रम और उस मोड़े हुए कागज को काटने का तरीका दर्शाया गया। इस कागज में खोलने पर यह कैसा दिखेगा? तो ये इस कागज को खोलने पर जो है वो कैसा दिखेगा? तो कागज को जो है वो इस तरह से दिखेगा, ठीक है। अगला है, किसी विशिष्ट कूट भाषा में इनहेल को सीएनजिक के रूप में लिखा जाता है, तो उसी भाषा में गिल्टी को कैसे लिखा जाएगा? तो मैं आपको पहले बस समझा दूं कि ये जो है अल्फ़ाबेट के नंबर के अनुसार है। जैसे ई और सी, तो जैसे सी डी ई आता है, जैसे सी के 2 अंक के बाद ई आता है, तो उसी तरह से अल्फ़ाबेट के नंबरिंग के अनुसार है। तो उसी तरह से इसका भी हम करेंगे। तो जी के पहले बाद इस तरह से जो अल्फ़ाबेट के नंबर है उसे हम चुनेंगे तो हमें समझ बन जाएगा। तो उसका होगा WVJKSI, ठीक है। समुति की ओर इशारा करते हुए सुमित की ओर इशारा करते हुए अनुज ने कहा, वह मेरी माँ के पिताजी के बेटे के भाई का बेटा है। यदि विनीता, जिसकी शादी कार्तिकेय से हुई है, अनुज की माँ है, तो विनीता की सुमित से क्या संबंध है? ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग करेंगे, तो कार्तिकेय और विनीता पति पत्नी, और विनीता और सुमिता भाई, और अनुज और विनीता माँ, इस तरह से, मतलब इसको हम लोग समझेंगे तो रीजनिंग एक तरह से है, इसको हम लोग समझेंगे तो पता चलेगा। तो सुमिता की ओर इशारा करते हुए अनुज ने कहा, वह मेरी माँ के पिताजी की बेटे का भाई का बेटा है। यानी मेरी माँ के पिताजी यानी कि नाना के बेटे के भाई का बेटा। तो इसमें जो है उसमें विनीता का और सुमित से क्या संबंध है? तो इन दोनों का जो संबंध है वह पिता की बहन, ठीक है, यानी कि बुआ से। यदि दर्पण में MN पर रखा जाता है तो दिए गए संयोजन में सही प्रतिबिंब चयनित करें। तो यहाँ पर सही प्रतिबिंब चयनित होगा इस तरह से, ठीक है। वह विकल्प चुने जो संख्या एक दूसरे से उसी तरह संबंधित है जैसे नीचे दी गई सेट में संख्या एक दूसरे से संबंधित है। तो यहाँ पर 3 2 3 है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 - 2 इक्वल टू 1, ठीक है, यानी कि 1 गुना 2 प्लस 1, ठीक है, इक्वल टू 3। उसी प्रकार यहाँ पर हमें चुनना है, तो जो इस तरह से, तो इसमें हम 5 18 27 को लेंगे, यहाँ पर 5 18 27 को हम लोग लेंगे। इसी तरह से हम लोग सबको सॉल्व करेंगे, जैसे मैं यहाँ पर इसको सॉल्व की उसी तरह से, तो इसमें इसको सॉल्व करेंगे। अगला है, एक विशिष्ट कूट भाषा में लाइब्रेटी को 42 21 82 43 64 050 के रूप में कूटबद्ध किया गया है। उसी भाषा में सैलरी को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा? तो यहाँ मैं आपको पहले बता दूं कि यहाँ पर जो शब्दों में के अक्षरों में पहले वर्ण क्रम में व्यवस्थित किया गया है, और उसमें भावेल की विपरीत अक्षर जो है पोजीशन स्थान संख्या लिखा गया है। तो इसी तरह से जो है कॉन्सोनेंट में 2 से गुना कर दिया गया है। तो यहाँ पर एल जो है 12वें स्थान पे है, तो एल में 2 से तो 12 में 2 से गुना कर देंगे। इसी तरह से जो 2 से गुना करते जाएंगे, तो इसे हम लोग करेंगे। तो सैलरी को हम लोग कर सकते हैं 26 22 24 36 38 44 50, 26 22 24 36 38 44 50। दी गई शीट को मोड़कर एक घन क्यूब बनाया गया है। इस निर्मित घन पर 3 अंक वाले फलक में विपरीत फलक पर कौन सा अंक आएगा? तो जो इस पे अंक आएगा वो आएगा 7, ठीक है। अगला है, प्रिया, काव्या, गौरी और शालिनी नाम की 4 सहेलियां एक पास अलग अलग धनराशि, यदि 88 रुपये की धनराशि काव्या से लेते हैं, उसके पास गौरवी के बराबर धनराशि हो जाएगी। शालिनी और काव्या दोनों पास मिलाकर 550 रुपये धनराशि है। यदि गौरवी की 25 रुपये की धनराशि शालिनी लेती है तो उसके पास काव्या के बराबर धनराशि हो जाएगा। यदि शालिनी, काव्या और गौरी तीनों एक पास मिलकर 840 रुपये धनराशि है, तो प्रिया के पास कितनी धनराशि है?
चलिए, तो उसके पास जो धनराशि है वो है 202 रुपये। ठीक है, अब 202 रुपये उसके पास कैसे है, तो यहाँ पर जो है पूरा दिया हुआ है कि 88 रुपये, फिर 550, फिर 25, फिर 840। ठीक है, इस तरह से है। तो अब हम इसको क्या कर देंगे, सबको प्लस कर देंगे, और प्लस माइनस इस तरह से, मतलब इसको मैं चलिए समझा ही देती हूँ आप लोगों को। एक के पास 88, ठीक है, फिर एक के पास 550, फिर एक के पास 25 और एक के पास 840। ठीक है, तो ये क्या हो गया, समीकरण 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, 4 समीकरण। अब समीकरण 4 से क्या करेंगे, बी, डी और सी को प्लस करेंगे। ठीक है, समीकरण 4 से डी, बी और सी को प्लस कर देंगे। तो यहाँ पर 550 प्लस सी इक्वल टू 840। ठीक है, यानी कि डी प्लस बी करेंगे, डी प्लस बी तो 550। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए। $550। अब यहाँ पर C इक्वल टू 840। ठीक है, C इक्वल टू 840 माइनस 550 इक्वल टू 290 रुपये। ठीक है, अब समीकरण 3 से क्या करेंगे, समीकरण 3 से C प्लस 25 इक्वल टू बी। ठीक है, C प्लस 25 इक्वल टू बी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, B इक्वल टू 290 रुपये प्लस 25 इक्वल टू 315 रुपये। अब समीकरण 2 से क्या करेंगे, समीकरण 2 से डी और बी को प्लस कर देंगे। ठीक है, तो 550। अब यहाँ पर डी इक्वल टू 550 प्लस 315 इक्वल टू 235। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए। स्पेस कम होने की वजह से मुझे मिटाना पड़ रहा है, पर आप लोग इसको नोट करते जाइएगा। अब यहाँ पर समीकरण 1 से क्या कर देंगे, a प्लस 88 समीकरण 1 से। ठीक है, a प्लस 88 इक्वल टू 290। अब a इक्वल टू 290 माइनस 88 इक्वल टू 202 रुपये। अगला प्रश्न हमारा है, नीचे 4 संख्या युग्म दिए गए हैं जिनमें से 3 संख्या किसी संदर्भ में एक समान है और उनमें से एक असंगत है, उस असंगत संख्या युग्म का चयन करें। तो यहाँ पर है 68 और 196। ठीक है, तो यहाँ पर इसको कर सकते हैं 68 गुना 3। ठीक है, माइनस 8। ठीक है, माइनस 8। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 68 गुना 3 यानी कि 204 माइनस 8। तो 204 माइनस 8 करेंगे तो 196 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया ए। अब दूसरा हमारा बी है 54। ठीक है, तो यहाँ पर 54 गुना 3 माइनस 10। ठीक है, तो यहाँ पर 54 गुना 3 यानी 162। 162 माइनस 10 तो 152। ठीक है, ये हो गया ए और ये हो गया बी। ठीक है, समझ गए। अब तीसरा इसको सॉल्व करेंगे। तो इसी तरह से हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो है वो आंसर पता चल जाएगा कि इसमें कौन जो है वो भिन्न है। ठीक है, चारों से भिन्न है, तो मैं आपको बता दूं कि इसमें भिन्न है, क्योंकि मैंने 2 ऑप्शन आपको बता दिए सॉल्व करके। तो ये दोनों भी आप लोग सॉल्व करेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये इसमें भिन्न है। अगला है, वह विकल्प चुनें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से। मुर्गी, मुर्गा, बतख, यानी कि जिस प्रकार मुर्गी स्त्रीलिंग तथा मुर्गा पुल्लिंग है उसी प्रकार बतख और नर बतख जो है तो बतख। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्प में से आकृति चुनें जो निम्नलिखित श्रृंखला प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो इस आकृति में जो है वो ए वाली आएगी। ठीक है, अगला है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो इसके शब्द के मध्य वही संबंध जो दिए गए शब्द युग्म के। बिजली और टेलीविजन। ठीक है, जिस प्रकार बिजली टेलीविजन से चलता है उसी प्रकार पेट्रोल जो है वो क्या
कार जो है पेट्रोल से चलता है। ठीक है, अगला है गणितीय चिन्हों का वह सही संयोजन करें जिसके क्रमिक रूप से चिन्हों के स्थान पर रखने पर समीकरण संतुलित हो जाएगा। तो हमारा प्रश्न क्या है, 5, 468, 18, 70, 180, 4, 5। ठीक है, अब इसे हमें क्या करना है, तो हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 5 गुना 468 भागा 18 प्लस 70 माइनस 180 इक्वल टू 5 गुना 4। ठीक है, यानी कि 5 गुना 26 प्लस 70 माइनस 180, इसको हम लोग तोड़ेंगे तो इतना आएगा इक्वल टू 20। ठीक है, यानी कि 130 प्लस 70 माइनस 180 इक्वल टू 20। ठीक है, यानी कि 200 माइनस 180 इक्वल टू 20। तो इसमें जो हमारा सही समीकरण ये वाला गुना भागा प्लस माइनस इक्वल टू गुना, वह सही विकल्प चुने जो दिए गए शब्दों को उस क्रम में दर्शाता है जिसमें वो अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। तो इसमें हमें उसे चुनना है। ठीक है, तो हमारा अगला प्रश्न है, वह सही विकल्प चुने जो दिए गए शब्द को उस क्रम में दर्शाता है जिसमें वो अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। पहला इलजेटिमट, ठीक है, दूसरा इलीगैलिटी, और फिर तीसरा है यूलिमेंट, चौथा है इल्टिरट, और पांचवा है इल्जेबल। ठीक है, इस तरह से अब इसे हमें सही क्रम में दर्शाना है। ठीक है, तो इसे हम सही क्रम में दर्शाएंगे, तो सही क्रम में हम लोग पहले क्या लिखेंगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं जैसे सही क्रम में दर्शाएंगे हमें दो इस तरह से। ठीक है, पहले इल्जेबिलिटी, फिर उसके बाद इल्जेबल, फिर उसके बाद इलेक्ट्रीमेट, इस तरह से हम इसे दर्शाएंगे। अगला प्रश्न हमारा है, नीचे 4 वर्ण समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी संदर्भ में एक समान है और उनमें से एक असंगत है, उस असंगत वर्ण समूह का चयन करें। जैसे यहाँ पर हमारा 4 समूह है और इसमें से हमें असंगत का चयन करना है। ठीक है, तो ये जो है हमारा प्रश्न वो है अल्फ़ाबेट के नंबर के अनुसार, यानी कि LNQ। ठीक है, LNQ, ठीक है, अल्फ़ाबेट के नंबर के अनुसार, यानी L के 2 अंक के बाद MN आता है, जैसे LMN। ठीक है, N के ठीक 3 अंक के बाद जो है वो Q आता है, जैसे NPQ तीसरे अंक पे। उसी तरह से SUX, इसी तरह से जो है हम इसे अल्फ़ाबेट के नंबर के अनुसार, तो इसमें जो असंगत है वो है JLP। ठीक है, अगला प्रश्न है, नीचे की अक्षर श्रेणी में 2 अक्षर हैं LQMPNO और 2 अक्षर जो है उसे हमें चुनना है। तो LQMPN, ठीक है, O, तो यहाँ पर जो है जैसे L के एक अंक LMP, ठीक है, LMNOPQ, इस तरह से है। तो यहाँ पर जो है शब्द होगा वो होगा ON। ठीक है, अगला है, उस विकल्प का चयन करें जो विकल्प से संबंधित नहीं है, तीर, भला, तलवार, प्रक्षेपास्त्र। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि तलवार एक शस्त्र है जो कि वार करने के दौरान हाथ में पृथक नहीं होगा, और जबकि अन्य सभी अस्त्र अर्थात कि फेंक कर वार किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो तलवार है वो इसमें संबंधित नहीं है। अगला है, 4 लड़कों और 3 लड़कियों के एक समूह में एक लड़का और एक लड़की खेल के लिए चुनी जाती है, कितने संभावित तरह से चुनाव किया जा सकता है। तो यहाँ पर 4 लड़का और 4 लड़के और 3 लड़कियाँ, एक समूह से एक लड़का और एक लड़कियाँ खेले जाते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग कर देंगे, तो यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं 4 गुना 3 इक्वल टू 12, तो यहाँ पर 12 चुनाव किया जा सकता है। निम्नलिखित में खाली स्थान पर क्या आएगा, एक जूते में अवश्य होता है। तो एक जूते में क्या अवश्य होता है, सोल, फीते, चमड़ा, कीले। तो यहाँ पर जूते में सोल अवश्य होता है, बिना सोल के जूते की कल्पना नहीं की जा सकती है, यानी सोल जो होता है उसके नीचे का जो होता है वो। अगला सवाल है, निम्नाकृति में चिन्ह के स्थान, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या बताइए। तो यहाँ पर है
5 7 11 या 5 11 7 इस तरह से भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो जो इस स्थान पे, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि कैसे, तो 5 + 2 करेंगे तो 7, ठीक है, और 7 + 4 करेंगे तो 11। तो इसी तरह से इसके पहले तो 5 में 1 में 4 प्लस करेंगे तो 5 यानी कि 1। दी गई आकृति में x का मान ज्ञात, x का मान बताएं। x का मान इसमें हमें बताना है, तो यहाँ पर 5 4 3 1 23 इस तरह से है। तो यहाँ पर हम लोग इसको लिख सकते हैं 5 × 4 प्लस 3 × 1 = 23, यानी कि 5 चौका 20, 3 एकम 3, तो आ गया 23। ये हो गया हमारा पहला कॉलम, ठीक है। अब आते हैं दूसरे में, तो यहाँ पर दूसरे को भी दूसरा हम लोग लिखेंगे 7 × 6 प्लस 3 × 4, यानी 7 6 42 और 3 चौका 12, आ गया 54, ठीक है। उसी तरह से अब ये हमारा हो गया दूसरा कॉलम कंप्लीट। अब तीसरा कॉलम, ठीक है, 11 2 40 9 इस तरह से है। तो यहाँ पर हम लोग इसको कर सकते हैं 11 × 2 प्लस x × 9, ठीक है, x × 9 = 40, ठीक है। 11 दूनी 22 प्लस 9x = 40, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 9x = 40 माइनस 22 = 18, ठीक है, 18। अब यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर लिखेंगे x = 18/9, यानी कि 9 दूनी 18, यानी x का मान क्या है 2। अगला प्रश्न, दी गई संख्या श्रृंखला की पूर्ति करें। 1 2 4 3 9 4 16 5 इस तरह से है। अब इसे हम इसकी पूर्ति करना है, तो 1 2 4 3 9 4 6 16 5 इस तरह से है। तो यहाँ पर जो हमारा शब्द होगा वो होगा 25 6, ठीक है। अब वो कैसे होगा, तो यहाँ पर चलिए 1 और 4 है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 + 1 करेंगे तो 2, ठीक है, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, ठीक है। इसी तरह से हमें इसको कर देंगे तो यहाँ पर 25 और 6 आ जाएगा, ठीक है। अगर नहीं बन पाएगा तो कमेंट करके बताइएगा, मैं इसको समझा दूंगी, बट उम्मीद है कि आप लोग बना लेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है, श्रृंखला 1 5 13 25 41 के रिक्त स्थान पर पूर्ति संख्या क्या ऐसे होगी। तो यहाँ पर जो संख्या श्रृंखला के जो है वो 1 5 13 25 41 है, ठीक है। तो 1 + 4 किए तो 5, 5 + 8 किए तो 13, 13 + 12 तो 25, और 25 + 16 करेंगे तो 41, ठीक है, और 41 + 20 करेंगे तो 61। अगला प्रश्न है, इस प्रश्न में अक्षरों का एक अनुक्रम दिया गया है। अनुक्रम में कुछ अक्षर लुप्त हैं जो नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से किसी एक में से उस विकल्प को ज्ञात करें, ठीक है। तो क्या है ए, तो यहाँ ACA है, ठीक है, और फिर ACA यहाँ पर लुप्त है, फिर BCA है, तो यहाँ पर AB, ठीक है, ABCA, ठीक है, CAA, ठीक है, ABA, उसके बाद फिर B, ठीक है, उसके बाद फिर C, यानी BABC, BABC। अगला प्रश्न है, किसी महीने की 4 तारीख को मंगलवार है, तो उस महीने के 24 तारीख को कितना दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो यानी कि महीने के मंगलवार है, यानी 4 11 18 और 25 तारीख को जो है, तो 24 के 3 दिन बाद यानी 27 तारीख, तो कौन सा दिन हो जाएगा, बृहस्पतिवार। अगला है, निम्न युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो जो सुमेलित नहीं है, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि
यहाँ पर हवा और ऑक्सीजन, ठीक है। शिक्षक और विद्यार्थी, भौतिकी और विज्ञान और गणित और भूगोल, ये जो है इसमें सुमेलित नहीं है, क्योंकि गणित और भूगोल जो है दोनों अलग अलग विषय हैं, लेकिन हवा और ऑक्सीजन, शिक्षक और विद्यार्थी और भौतिकी और विज्ञान, ठीक है, ये दोनों सब जो है वो समान है। विद्यार्थियों की एक पंक्ति में राम बाएं से 11वें स्थान पर और तथा सीमा दाएं से 7वें स्थान पर है। यदि वो अपने स्थान से परस्पर बदल लेते हैं तो राम बाएं से 15वें स्थान पर हो जाता है। बताइए कि कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो यहाँ पर सीधा हम लोग क्या करेंगे, कुल विद्यार्थियों की संख्या है तो हम 15 + 7 - 1, ठीक है, तो 22 - 1 यानी कि 21। अगला प्रश्न है, खानों के निम्नलिखित अनुक्रम में x तथा y का मान है A1 C 27 E 125 XY, ठीक है। तो इसमें इसका मान जो है वो क्या होगा, इसमें इसका मान जो होगा वो होगा, उसका मान होगा G 245। अब वो कैसे होगा, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि A1 यानी कि A के क्यू कर देंगे +2 करेंगे, फिर 3 27 यानी 3 के क्यू +2 कर देंगे, उसके बाद E 125 तो 5 का क्यू +2 कर देंगे, और G 343 यानी 27 7 का क्यू करेंगे तो आ जाएगा 245, ठीक है। अगला प्रश्न है, बलराम तपन तथा रहीम से छोटा है, जोगेंद्र तपन से छोटा है किंतु रहीम से बड़ा है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा है। तो तपन जो है तपन से छोटा, जोगेंद्र तपन से छोटा किंतु रहीम से बड़ा है, ठीक है। और बलराम, तो यहाँ पर जो होगा वो बलराम सबसे छोटा है। अगला प्रश्न है, यदि बॉबी का पहला जन्मदिन जनवरी 1989 को किसी मंगलवार को पड़े तो वह दिन जिस दिन उसका जन्म हुआ था है। तो यहाँ पर जो है कुल विषम दिन है, यानी 2 लीप वर्ष 1988 के यहाँ पर जन्मदिन जो है वो 2 दिन रविवार। निम्न अक्षर श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान पर क्या होगा, तो ABCBCDCDE, यहाँ पर जो स्थान पर आएगा वो हो जाएगा DEF, ठीक है। अगला है, यदि A का अर्थ प्लस B का अर्थ -C का अर्थ गुणा तथा D का अर्थ भागा हो तो यहाँ पर भागा हो तो लिख सकते हैं 16 प्लस, ठीक है, 2 भागा 5 × 3 - 9, ठीक है, यानी कि 16 + 1.2 - 9 यानी कि 8.2। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से भिन्न आकृति का चयन करें, तो जिसमें आकृति भिन्न है उसका तो ये होगा, ठीक है, जो कि भिन्न है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न आकृति श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होगा, तो यहाँ पर जो प्रश्नवाचक वो हो जाएगा ये वाला, ठीक है। अगला प्रश्न है, B A से बड़ा है लेकिन C से छोटा है, D E से छोटा है लेकिन A से बड़ा है, यदि C D से छोटा है तो इनमें से कौन सबसे बड़ा है। तो C इसमें जो सबसे बड़ा जो है वो E है, ठीक है। राम 2 मीटर पूर्व 3 मीटर पश्चिम पुनः 3 मीटर पश्चिम तथा दाएं मुड़कर 6 मीटर चला तो अभी किस दिशा में जा रहा है, तो वो जो है अभी किस दिशा में जा रहा है, तो वो अभी उत्तर दिशा में जा रहा है, ठीक है। अगला है, यदि घड़ी में 2:40 हो रहे हैं तो दर्पण में क्या समय दिखाई देगा, ठीक है। दर्पण में जो है वो समय क्या दिखाई देगा, तो 9:20, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, किसी सांकेतिक भाषा में प्योर को रेस्टिस लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में फायर को क्या लिखा जाएगा। तो उसी में जैसे मैं आपको बता दूं कि ये जो है अल्फ़ाबेट के नंबर के अनुसार है, यानी PR, तो PQR, P के 2 अंक के बाद R आता है, U के 2 अंक के पहले S आता है, ठीक है, और फिर R के 2 अंक के बाद T आता है, उसी तरह से E के 2 अंक पहले C आता है। तो उसी तरह से फायर, तो इसको भी अल्फ़ाबेट के नंबर के अनुसार करेंगे, तो इसमें जो है HGTC, ठीक है। अगला प्रश्न है, लुप्त संख्या ज्ञात करें, तो यहाँ पर 6 8 3 11 है, ठीक है। 6 8 3 11, 6 + 8 - 3 = 11, यानी कि 6 + 8 14 - 3 = 11, पहला कॉलम। अब दूसरा कॉलम है, तो 9 +
7 माइनस 4 इक्वल टू 12, ठीक है। तो यानी कि 16 माइनस 4 इक्वल टू 12, ठीक है। हो गया दूसरा दो कॉलम हो गया। अब रहा तीसरा कॉलम, ठीक है। तो तीसरा कॉलम तो 5 प्लस 12 माइनस 7, तो कि 17 माइनस 7 इक्वल टू 10। अगला प्रश्न है, निम्न संख्या श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होगा? 8, 15, 29, 50 है, ठीक है। तो 8 प्लस 7 किए, 8 प्लस 7 किए तो 15, 15 प्लस 14 करेंगे तो 29, ठीक है। और 29 प्लस 21 किए तो आया 50, ठीक है। तो 50 प्लस 28 करेंगे तो आ जाएगा 78, ठीक है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आज मैं जो भी बताई, जो भी समझाई हूँ, आप लोगों को समझ में आया होगा। और अगर इस वीडियो में किसी भी शब्द को पढ़ने में या किसी सही शब्द का उच्चारण नहीं कर पाई तो उसके लिए मैं आप लोगों से दिल से माफ़ी मांगती हूँ। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा बताया हुआ समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि हम लोग सब लोग मिलकर जो मेहनत कर रहे हैं वो मेहनत हम लोगों का सफल हो और हम लोग अपने मंजिल को पा सकें। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ, जो भी अपडेट डालूँ, आप तक पहुँच जाए। थैंक यू सो मच।